सर अपने पास अगर हम IFRS 9 का जो हमारे पास हैंड आउट है उसमें ऑटम 2022 के सवाल पर आए। ऑटम 2022 में हेक्सागन इंडस्ट्रीज के नाम से एक सवाल आ रहा है, 8 मार्क की वेटेज इसकी। ऑटम 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सवाल रीड करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं। कहता है प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ HI फॉर द ईयर एंड 30 जून 2022। आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बनानी है। While reviewing the draft financial statement of Hexagon Industries for the year ended 30 June 2022, following mistakes were identified. Investment in bonds in OL Limited was accounted for as a financial asset, subsequently measured at profit and loss instead of measuring the investment at amortized cost. सर हमने OL Limited के बॉन्ड परचेस किए, गलती क्या की हमने कि हमने इसको फेवरेबल थ्रू P&L में कैटेगराइज कर दिया, जबकि हमें करना क्या था, अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में रखना था। On 1st July 2021 साल के पहले दिन Hexagon purchased 1 million bond of OL for ₹100 each at a discount of 5 each, यानी कि हमने 95 का परचेज किया with maturity in 3 years. Transaction cost of 2 million was also incurred on the purchase of these bonds. The coupon interest rate is 12% per annum payable annually on 30 June, while the approximate effective interest rate was 13.28% per annum. The fair value of the bond of OL was 99 on 30 June 2022. देखें क्या कह रहा है, कह रहा है हमने एक कंपनी के बॉन्ड्स परचेस किए, हम इसे रखना था अमोर्टाइज कॉस्ट में, हमने इसको रख दिया गलती से फेवरेबल थ्रू P&L में। फिर इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि साल के पहले दिन 1 मिलियन बॉन्ड खरीदे, 100 रुपए की पार वैल्यू है, 5 रुपए के डिस्काउंट यानी कि 95 के खरीदे। 3 साल की मेच्योरिटी है, 2 साल की 2 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, कूपन रेट 12% है और 13.28 का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, और साल के आखिर में इस बॉन्ड की फेयर वैल्यू 99 है। Point number 2, HIS accounted for investment in shares of Kite Limited as financial assets, subsequently measured at fair value through other comprehensive income, instead of applying the policy of equity accounting for investment in associate. कह रहा है इसके अलावा हमने काइट लिमिटेड के शेयर्स खरीदे जिसपे हमें इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करनी थी IAS 28 वाली, और हमने गलती से इसको फेयर वैल्यू थ्रू शेयर कैटेगरी में रख दिया। On 1st September 21, company purchased 5 lakh shares par value 10 each of rupees of KL representing 20% shareholding of rupees 60 per share. On 30 April 2022, KL paid interim dividend of 3 per share. KL reported net profit of 15 million for the year ended 30 June 2022, and the fair value of each share of KL was 67 on 30 June 2022. तो मेरा ख्याल है इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन ये सवाल को इतना मुश्किल नहीं है। आप एक दफा ये देख लें कि इन्होंने अगर इस तरह से रिकॉर्ड किया तो क्या काम किया होगा, उनको रिवर्स कर दें और फिर जो काम होना चाहिए था वो हम अकाउंट फॉर कर लेंगे। मैं सॉल्व करवा देता हूं इसे। चलिए सर सॉल्व करते हैं इस सवाल को। हमारे पास ऑटम 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है हेक्सागन इंडस्ट्रीज के नाम से। पहले मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 को देखता हूं, एडजस्टमेंट नंबर A। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर A में एक इन्वेस्टमेंट है जिसे अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना था, हमने गलती से इसको फेवरेबल थ्रू P&L में रख दिया। तो पहले हमने क्या काम किया होगा उसको हम देख लेते हैं। सर हमने ये किया होगा एंट्रीज ऑलरेडी मेड, हमने इसको अगर फेवरेबल थ्रू P&L में रखा तो हमने 1 मिलियन बॉन्ड परचेज किए 100 रुपए की पार वैल्यू 5 रुपए के डिस्काउंट पे। तो हमने 1 जुलाई 21 पे डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L डेबिट कैश क्रेडिट कितने से सर 1 मिलियन डिवेंचर्स या 1 मिलियन बॉन्ड बाई किए, 95 के बाई किए और 2 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की, यानी कि 97 का कैश क्रेडिट किया होगा। फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी में हमने रिकॉर्ड किया तो हमने जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की है इसे हमने एक्सपेंस आउट कर दिया होगा और इसे 95 की फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया होगा। फिर हमने पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर नहीं 30 जून 18 पे, सही 30 जून 2022 पे हमने कूपन की एंट्री बनाई होगी तो हमने कैश डेबिट किया होगा। सर कूपन रेट है इस पे 12%, तो हमने 100 रुपए की फेस वैल्यू का 12% यानी कि 12 का कैश रिसीव किया होगा। हमने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की होगी जितने पे हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया दैट इज 95,
और IRR कितना है 13.28%, 12.616। और इन दोनों में जो भी डिफरेंशियल आ रहा है उतनी अमाउंट से हमने अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया होगा 0.616। अब ये काम करने के बाद हमारे पास कैरिंग वैल्यू क्या आ गई सर? हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ गई 95 में ये ओरिजिनली रिकॉर्ड हुआ था प्लस 0.616, तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ गई 95.616। जबकि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर? इसकी फेयर वैल्यू है 99 एक बॉन्ड की, तो 1 मिलियन बॉन्ड की 99 मिलियन, यानी कि हमने डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L डेबिट, फेयर वैल्यू का गेन P&L में क्रेडिट 99 माइनस 95.616 3.384। ये वो एंट्रीज है जो हमारे अकाउंटेंट ने बना ली है। ये वो एंट्रीज है जो हमारे अकाउंटेंट ने बना ली है। सर इसके बाद अगर मैं देखूं एंट्रीज दैट शुड हैव बीन मेड, क्या एंट्रीज बननी चाहिए थी? सर एंट्रीज बननी ये चाहिए थी कि आपने परचेज किया 95 की फेयर वैल्यू और 2 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आपको पूरा 97 कैपिटलाइज करना चाहिए था। तो एंट्री क्या बनाते हैं? डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट 97 डेबिट, कैश क्रेडिट 97। फिर ईयर एंड पे आपको कूपन रिसीव हुआ तो आपको कैश डेबिट करना चाहिए था कूपन से, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट दैट इज 97। यस, कैश ऑलरेडी क्रेडिट हुआ हुआ है ना। मैं ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज नहीं बना रहा, मैं एंट्रीज बना रहा हूं कि अगर सही हुआ होता तो ये एंट्री बनती। तो हमने कैश डेबिट किया 12 से, इंटरेस्ट इनकम 97 मल्टीप्लाई बाय 13.28 12.88, और इन दोनों के डिफरेंशियल से हमें डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट 0.88। क्या ये समझ आता है? मैं अब ये एंट्रीज बन चुकी हैं, ये एंट्रीज बननी चाहिए थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज एक डेट इन्वेस्टमेंट को 97 पे अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना था, हमने फेयर वैल्यू थ्रू P&L में रिकॉर्ड कर लिया है। तो डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट 97, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्रेडिट 95, और हमने 2 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर दी है जो कि एक्सपेंस आउट नहीं होनी चाहिए थी। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस रिवर्स, ये पहली एंट्री सही हो गई, सही है। अब 12 से कैश डेबिट हुआ, कूपन का 12 से कैश डेबिट होना चाहिए था, सही है। हमने डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L 0.616 से डेबिट कर दिया है, तो सही करने के लिए डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L 0.616 होना क्या चाहिए था? डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट 0.88 से डेबिट होना चाहिए था। तो डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट 0.88, इंटरेस्ट इनकम 12.616 की रिकॉर्ड हुई है, होनी चाहिए थी 12.88, तो इंटरेस्ट इनकम कम रिकॉर्ड हुई है, तो इंटरेस्ट इनकम 12.88 माइनस 12.616, देखो ये कितना आ रहा है 0.264। क्या ये एंट्री टाई कर रही है? अगर सही किया ना तो ये एंट्री रिकंसाइल भी कर रही होगी, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं, जो हो गया उसे रिवर्स कर रहा हूं, जो नहीं हुआ उसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। और फिर लास्ट ये एंट्री बना दी है फेयर वैल्यू गेन की, ये एंट्री बननी नहीं चाहिए थी, तो इसको सिंपली रिवर्स कर दें। फेयर वैल्यू गेन P&L में डेबिट, $3.384 और डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्रेडिट 3.384। क्या ही समझ आता है? मैं क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट में रखना था ना इस इन्वेस्टमेंट को, और अमोर्टाइज में फेयर वैल्यू गेन नहीं आता। अब एडजस्टमेंट नंबर बी पे आओ। एडजस्टमेंट नंबर बी में कहता है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट पे इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करनी थी, हमने गलती से फेयर वैल्यू थ्रू OCI अप्लाई कर दिया है। हमने 5 लाख शेयर्स खरीदे थे 60 रुपए के हिसाब से,
तो पहले तो जो काम हो गया वो मैं देख लेता हूं। एडजस्टमेंट नंबर बी, एंट्रीज ऑलरेडी मेड। हमने 5 लाख शेयर्स खरीदे 60 रुपए के हिसाब से, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं इंकर की यहाँ पे, तो हमने एंट्री बनाई होगी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट कैश क्रेडिट 5 लाख इंटू 60 30 मिलियन। फिर हमने चूंकि इसको डेट इन्वेस्टमेंट को ओसीआई कैटेगरी, सॉरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई कैटेगरी में रखा है, हमें 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिला, ये हमने इनकम में रिकॉर्ड कर दिया होगा। हमने एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट डिविडेंड इनकम पीएनएल में क्रेडिट कितना 5 लाख इंटू 3 1.5। फिर हम AR&B इस इन्वेस्टमेंट को 67 की फेयर वैल्यू पे लेकर आ गए होंगे, तो हमने एंट्री बनाई होगी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू का गेन ओसीआई क्रेडिट कितने से 5 लाख इंटू 67 माइनस 60 कितना रहा है 3.5। ये हमने एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी है। क्या एंट्रीज बननी चाहिए थी? एंट्रीज दैट शुड हैव बीन मेड। सर एंट्री बननी नहीं चाहिए थी कि चूंकि आप इस इन्वेस्टमेंट पे अप्लाई कर रहे हो इक्विटी अकाउंटिंग, तो आपको डे 1 पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट 30, सॉरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट कैश क्रेडिट 30, ये वाला काम करना चाहिए था। फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे जब हम इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं तो जो डिविडेंड हमें रिसीव हुआ होता है उससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं, यानी कि हमारी एंट्री बननी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, सॉरी कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट 1.5, और हमें जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो हमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट पीएनएल में रिकॉर्ड करना था। अब इन्होंने बताया कि इस एसोसिएट ने पूरे साल में कितना कमाया है। सर एसोसिएट ने पूरे साल में कमाया है 15 मिलियन। ये 15 मिलियन पूरे साल की इनकम है। हमने इसको एक्वायर कब किया है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर 21 से 30 जून 22 तक ये बनते हैं 10 महीने। पहले इसको 10 महीने प्रोपोर्शनेट कर दिया। हमारी शेयर होने कितनी है 20%, तो मल्टीप्लाई बाय 20% 2.5। अब ये एंट्रीज बनी हुई है, ये एंट्रीज बननी चाहिए थी। सही कर दे सर इनको, यहां देखिए मैं सही करता हूं। सर सबसे पहले एंट्री को देखें तो कैश तो 30 से सही क्रेडिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट होना चाहिए था, हमने फेवरेट थ्रू ओसीआई डेबिट कर दिया है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट। दूसरी एंट्री देखें तो कैश तो 1.5 से सही डेबिट हुआ है, डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड हो चुका है, जबकि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट होना चाहिए था। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे डिविडेंड इनकम पीएनएल में डेबिट 1.5 और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 1.5। सर 3.5 का फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड हुआ है जो कि होना ही नहीं चाहिए था, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, सॉरी फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में डेबिट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट 3.5, और शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड होना चाहिए था जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो ये रिकॉर्ड कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट। अच्छा ये चीज मैंने तुम्हें समझाने के लिए ना इतनी मेहनत की है कि एंट्री ये बनी है, ये बननी चाहिए, ये रेक्टिफिकेशन होगी। हमारे कैलिबर तो ये होना चाहिए कि हम डायरेक्टली ये प्लॉट कर सकें।
लेकिन अगर ना हो तो फिर ऐसा ना हो कि छोड़ के ही आ जाए, फिर भले ये वाला काम कर लीजिएगा, कॉपी कर लेंगे सर इसे।